दोस्तों नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस स्पेशल। इस साइंस स्पेशल क्लास जो रेलवे के लिए चल रही है, इसमें आज अपना टॉपिक है मोशन। मोशन यानी कि गति। गति के शानदार क्वेश्चंस हम आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं, जो पहले विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। यदि आप लोगों में बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें कि साइंस से बहुत डर लगता है, वो कहते हैं सर साइंस हमारी बहुत वीक है, क्योंकि और सब्जेक्ट मैथ्स है, जैसे रीजनिंग है, जीएस है, इस सेक्शन पे लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, साइंस पे सामान्यतः कम ध्यान देते हैं। तो इस वजह से बहुत बच्चों की साइंस कमजोर हो जाती है। अब यदि आपको रेलवे की परीक्षाएं पास करनी है, तो आप निश्चित तौर पे मान लीजिए कि साइंस का उसमें बहुत बड़ा रोल है। यदि आप साइंस अच्छे से कंप्लीट नहीं करके जाएंगे, तो निश्चित तौर पे आपको वहां नुकसान देखने को मिलेगा। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप साइंस की क्लास को हमारे नियमित देखा करो। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें बिल्कुल साइंस हमने चूंकि पढ़ी नहीं है और हमें समझ भी कम आती है। तो आप हमारी क्लास को यदि रेगुलर देखोगे, तो आपको निश्चित तौर पे समझ में आएगी। हम साइंस को बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल मतलब छोटे लेवल से लेके चलेंगे आप, और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी कराएंगे और उनको बिल्कुल बेसिक से ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि चाहे आपने साइंस पहले पढ़ी हो और चाहे ना पढ़ी हो, आपको समझ में आएगी, 100% आएगी। क्योंकि हमारा लक्ष्य ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा विद्यार्थी जो हमारे चैनल से जुड़ा है, जो हमसे जुड़ा है, वो जब परीक्षा में बैठे रेलवे की किसी परीक्षा में, तो साइंस के क्वेश्चन को, एक भी क्वेश्चन को वो छोड़ के ना आए। हमारा लक्ष्य यही है। और एक खास बात बता दें आपको कि इस समय बहुत बच्चे घबरा रहे हैं। हमें ऑफलाइन में भी बहुत बच्चे मिलते हैं ऐसे, जो ये कहते हैं कि सर साइंस की तैयारी कैसे करें, क्योंकि हमारा अब एएलपी का एग्जाम आ गया नवंबर में, और हमारा आरपीएफ भी दिसंबर में है, और साइंस का रेलवे में बड़ा वेटेज है। अब हम साइंस कैसे कंप्लीट करें? तो वे उनके लिए बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है, और वो बड़े घबराए हुए हैं कि साइंस को कैसे क्लियर किया जाए। तो हम आप लोगों को बता दें कि बहुत जल्द उन बच्चों के लिए जिन्हें नवंबर या दिसंबर में परीक्षा देनी, कुछ ऐसा लेके आने वाले हैं, जो कि आप लोगों का ये एग्जाम जो नवंबर दिसंबर वाला है, इसमें भी आप इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे कि आपको परिणाम अपना साइंस में संतोषजनक लगेगा। लेकिन यदि आपको साइंस की अच्छी तैयारी करके चलनी है, आप आगामी जैसे एनटीपीसी की परीक्षा है उसको टारगेट करना चाहते हो, या अब तो रेलवे ने 2025 का कैलेंडर भी जारी कर दिया, या आगे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो और आप चाहते हैं हमारे साइंस का एक भी क्वेश्चन गलत ना हो आगे, तो आज आपको ये आपको निर्णय लेना ही होगा, ये प्रतिज्ञा करनी ही होगी कि हमें नीरज सर की ये जो साइंस की ये क्लास जो हम स्पेशल पढ़ा रहे हैं रेलवे साइंस, ये क्लास मिस नहीं करनी है। क्योंकि इस क्लास में हम बहुत डिटेल में और बहुत बेसिक से और डिटेल में पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी वेस्ट पूरी क्लासेज आ रही हैं। हर टॉपिक पे पहले दो दो क्लास, एक या दो या तीन क्लास तक हम थ्योरी पहले समझाते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन लाते हैं। तो ये क्लासें अभी स्टार्ट हुई हैं, कुछ ही दिन हुए हैं। अभी एक टॉपिक ओवर हो गया है, मेजरमेंट, ये दूसरा टॉपिक चल रहा है। तो अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी से हमारी इन क्लासेस को आप जुड़ जाओगे हमसे और हमारी इस रेगुलर क्लासों को पढ़ोगे, तो निश्चित तौर पे मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि आगामी जो ये एनटीपीसी की परीक्षा होंगी या 2025 में जो एग्जाम होने वाले हैं रेलवे के, इनमें आप साइंस का एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, ये हमारा दावा है। हम आपको ये क्लास, इसके बाद कुछ ऐसे मैराथन्स, कुछ ऐसे छोटे छोटे शोज
जैसे 10 मिनट 15 मिनट सोच, कई तरीके से कुछ प्रैक्टिस, कई तरीके से हम आपको कराने वाले हैं। और ऐसा कराएंगे कि आप देखोगे कि आप यदि नियमित 3-4 महीने भी हमसे जुड़े रहे, हमारी क्लासेस को नियमित करते रहे, तो आपका एक ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ, साइंस में अब तो कॉन्फिडेंस आ गया, अब कुछ क्वेश्चंस हम निकाल लेते हैं। और आपका जब तक एनटीपीसी के एग्जाम आएगा तब तक तो आप ऐसे हो जाएंगे कि आप ये कह लेंगे कि हम साइंस के पूरे में पूरे ठोक के आएंगे। ओके दोस्तों, तो आप समझ गए, ये हमारी भूमिका है और रणनीति है। और ये क्लास बंद होने वाली नहीं है, ये अब रेगुलर चलने वाली क्लास है, हमेशा चलने वाली क्लास है, जब तक कि आपका एनटीपीसी के एग्जाम नहीं हो जाता। तो आप यदि हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। अब हम स्टार्ट करते हैं चैनल क्लास को। तो देखिए, पहले एक बार हम रूबरू कराते हैं क्लास से। ये देखो, पहला क्वेश्चन सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए, क्वेश्चन सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। और अभी क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखो, रेलवे जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल का, ये एएलपी का, जितने भी क्वेश्चन रखे हैं ये सब आपके क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आए हुए क्वेश्चंस हैं रेलवे में या एसएससी में, ठीक है। कुछ एसएससी वाले इसलिए उठा लिए कि वो आपके क्लास को पूरा करते हैं, यानी कि उनसे उन क्वेश्चंस को भी लगा लेंगे तो कोई कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और आपके पूरे कॉन्सेप्ट हम चाहते हैं एक बार क्लियर हो जाए। तो इस क्लास का आज आप लोग आनंद उठाएं, ठीक है। कोई चिंता की बात नहीं, तनाव की बात नहीं है। आप बस क्लास को नियमित देखें और अच्छे से पूरी क्लास को देखें। ये नहीं कि थोड़ा बहुत आए देख गए। भैया, जब तक अटेंड नहीं करोगे क्लास, हम आपको सिखा कैसे पाएंगे? तो आपको क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि डॉट डॉट स्थिति का परिवर्तन, डॉट डॉट किसकी स्थिति का? चाल स्थिति का परिवर्तन है। पहला ऑप्शन लगा के देखो, चाल स्थिति का परिवर्तन है। दूसरा लगा के देखो, वेग स्थिति का परिवर्तन है। तीसरा लगा के देखो, गति स्थिति का परिवर्तन है। चौथा लगा के देखो, दूरी स्थिति का परिवर्तन। तो जब स्थिति में परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? यहाँ परिभाषा है कोई। तो अब ये समझो कि ये चाल की परिभाषा है। ये देखो, इस क्वेश्चन से स्पष्ट हो रहा है कि परिभाषा है। क्या परिभाषा है? कि चाल की स्थिति का परिवर्तन है। चाल को स्थिति का परिवर्तन कहते हैं, वेग को स्थिति का परिवर्तन कहते हैं, गति को स्थिति का परिवर्तन कहते हैं, दूरी को स्थिति का परिवर्तन कहते हैं। तो दूरी क्या है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई है। ये स्थिति का तो परिवर्तन है नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता। चाल क्या है? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, यानी कि एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो ये भी परिभाषा मैच नहीं कर पा रही। अच्छा, वेग क्या है? वेग बराबर होता विस्थापन बटे समय। चाल बराबर क्या था? चाल बराबर था दूरी बटे समय। तो चाल की हम परिभाषा बनाएंगे, एक बार जरा समझिए फिर से। तो समय को एकांक कर दें, तो एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो ये तो नहीं बन पा रही परिभाषा। दूरी क्या है? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई, तय किए मार्ग की लंबाई, किए मार्ग की लंबाई। तो ये तो मार्ग की लंबाई भी ये दूरी होती है, तो ये भी तो इससे नहीं बन रही। वेग क्या है? विस्थापन बटे समय। इसको परिभाषित यदि करना चाहो वेग को,
तो वेग क्या होगा? एकांक समय में उत्पन्न विस्थापन, तो वो भी नहीं है। गति क्या है? अब देखो, गति क्या है? स्थिति का परिवर्तन गति कहलाता है। गति क्या है? गति जो होती है स्थिति का परिवर्तन है। यानी कि पहले तुम यहां थे, अब तुम्हारी स्थिति पी पे थी, अब तुमने यहाँ क्यू पे स्थिति कर ली, हो गई स्थिति। इसका मतलब तुम्हारी स्थिति में परिवर्तन हुआ है, इसका मतलब तुम गति में हो। तो गति क्या है? स्थिति का परिवर्तन गति है। चाल की होती तो एकांक समय में चली दूरी चाल होती है। विस्थापन वेग होता तो एकांक समय में उत्पन्न विस्थापन वेग होता है। दूरी क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई दूरी होती है। तो ये एक भी नहीं हो सकते, तो अपना आंसर क्या होगा? गति। गति क्या है? तो स्थिति का परिवर्तन गति है। उम्मीद करते हैं चीज समझ में आई होगी। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। अगर फिर भी कोई समस्या आपके बीच में आती है, आपको लगता है, तो हमें कमेंट कर दो। अभी तो हमारी ये क्लास रिकॉर्डेड है, लेकिन यदि आप लोगों का अच्छा प्यार मिला और हमें लगा कि आप अच्छा रुझान देते हैं, तो हम आपसे पर्सनल बात लाइव आके भी करेंगे। ठीक है, अभी कोई समस्या है तो अभी आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम कमेंट का जवाब जरूर देखते हैं, हम आप लोगों के कमेंट जरूर पढ़ते हैं। तो आप कमेंट करेंगे तो हम आपकी समस्या समझेंगे और हमें मोटिवेशन भी मिलेगा कि हाँ, हमारे बच्चे चाव से पढ़ रहे हैं, हमारी मेहनत का किसी को तो फायदा हो रहा है। आगे बढ़े, क्या कह रहा है? अब देखिए, समय ग्राफ किसी वस्तु की चाल कहलाता है। समय ग्राफ का चीज को समय ग्राफ, यानी कोई राशि है और उस राशि का समय से ग्राफ लिया गया, समय के साथ ग्राफ लिया गया, तो वो चाल कहलाता है। तो यहाँ चाल को दर्शाता है। तो यहाँ चाल की परिभाषा है, तो किसके साथ समय लिया जाए? तो चाल में क्या होता है? तो आप जानते हो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अभी बताया था। तो दूरी, ये देखो, जब बटे में होते हैं इसका मतलब इनके बीच ग्राफ लिया गया है। ये हो गया, इसका मतलब जो बटे में है वो हॉरिजॉन्टल लाइन को डिनोट करता है ऐसे, और जो ऊपर रहता है वो ऐसे डिनोट करता है वर्टिकल लाइन को। तो यानी कि दूरी और समय के बीच में जब ग्राफ खींचोगे तो वो क्या दर्शाएगा? तो दूरी बटे समय, दूरी बटे समय से क्या बन जाता है? चाल बन जाता है। तो यही पूछ रहा था कि कौन सी, यहाँ कोई राशि है और समय किसी वस्तु की चाल दर्शाता है। तो समय तो ये हो गया, तो यहाँ राशि कौन होनी चाहिए जो चाल बन जाए? तो यहाँ दूरी होनी चाहिए। तो आंसर कौन सा सही है? तो आंसर बी वाला सही है। देखो, ये क्वेश्चन वैसे तो बड़ा कठिन है, लेकिन एक बार हमारे साथ समझने की कोशिश करो। जैसे आपने पढ़ा होगा कि विस्थापन, विस्थापन डीएस बोलते हैं, और समय, इनके बीच जब ग्राफ बनाते हैं, यानी कि ग्राफ बनाने का मतलब इन्हें अनुपात में लेते हैं, तो डीएस अपॉन dt करते हैं। क्योंकि एक राशि को यदि हम एक्स वाई अक्ष मान रहे, तो दूसरी राशि को एक्स अक्ष मानते हैं, और एक्स वाई का अनुपात जो रहता है वो एक्स और वाई अक्षों के बीच बनने वाला ग्राफ होता है। इन दोनों अक्षों का जो अनुपात रहता है वो इनके बीच ग्राफ होता है। तो ग्राफ की कभी भी बात आ जाए तो ये समझ लो कि ग्राफ, ये जो दिया जाए, कहा जाए ग्राफ, तो ये समझ लो कि एक राशि तो ये है, एक इसके ऊपर राशि कोई और होगी, उनके अनुपात से ये चीज बन रही होगी। ठीक है, तो यहाँ कह रहा था कि ये कोई राशि है और समय का ग्राफ वस्तु की चाल को दर्शाता है। तो आप क्या कहोगे? दूरी और समय का ग्राफ वस्तु की चाल को दर्शाता है। दूरी और समय का ग्राफ वस्तु की चाल को दर्शाता है। क्लियर है? अब ग्राफ वाले सवाल में गलती नहीं होगी। तुम समझ गए ग्राफ कैसे बनता है। तो एक ऊपर वाली राशि और एक नीचे वाली राशि जब अनुपात में होते हैं, तो वो अनुपात जो आता है, वो जो उनके अनुपात से जो तीसरी राशि बनती है उसका ग्राफ कहलाता है। सही है?
जैसे वेग और त्वरण का, वेग और समय का ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, त्वरण होता है ए। ठीक है, विस्थापन और समय का ग्राफ जो होता है, ग्राफ यानी कि अनुपात, वो वेग होता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे दूरी, डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस और टाइम का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, चाल कहलाता है, स्पीड। ठीक है, तो ये ग्राफ की स्थितियां हैं, यस और नो। तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि दूरी और समय का ग्राफ किसी वस्तु की चाल कहलाता है। आगे बढ़ें, आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डॉट डॉट पिंड की गति, यहां कोई राशि है, पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है। पिंड की गति समान रूप से त्वरित, किस तरह के पिंड की गति, तो पहला ऑप्शन जैसे रखें तो विराम पिंड की गति, तो ये विराम होगा तो पिंड विराम होगा तो उसमें गति कहाँ होगी, गति समान रूप से। यदि हम विराम सेट कर दें, विराम पिंड की गति, तो विराम पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का उदाहरण है। तो विराम पिंड होगा तो उसमें त्वरित गति कहाँ आ जाएगी, तो ये तो कॉमन सेंस से कैंसिल कर सकते हो। जब कोई चीज विराम अवस्था में है तो उसमें त्वरित गति कहा गया, तो उसमें गति कैसे हो सकती है, त्वरित क्या गति हो ही नहीं सकती जब वो पिंड ही विराम है। तो यहाँ तो ये गलत हो गया, विराम तो आ नहीं सकता। अब क्या होता है कि मंद पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति होती है। मंद मंद का अर्थ होता है घटना, किसी की गति कम होना, धीमे धीमे, उसको मंद होना। जैसे कोई ने गेंद हमें दी और लुढ़का दी और धीमे धीमे वो लुढ़कते 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 कैसी हो जाती, स्लो हो जाती है, तो हम क्या कह देते, मंद हो गई। तो किसी वस्तु का वेग धीमे धीमे कम होता चला जाए, स्पीड चाहे कह दो स्पीड धीमे धीमे कम होती चली जाए, तो उसको मंद गति कहते हैं। अब मंद पिंड की गति समान रूप से त्वरित, त्वरित का अर्थ होता है कि कम ना हो, धीमे धीमे चीजें बढ़े। त्वरित को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेट, एक्सीलरेटेड, त्वरित, एक्सीलरेट। और आपने मोटरसाइकिल में देखा होगा क्या होता है, एक्सीलरेटर। गाड़ियों में क्या होता है, एक्सीलरेटर होता है। तो एक्सीलरेटर क्या करता है, तुमने गाड़ी चलाई तो एक्सीलरेटर क्या गति को कम करता है। एक्सीलरेटर जब तुम खींचते हो, जब दबाते हो तो गति बढ़ती है। तो यहां अब समझिएगा, मंद पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति यानी कि बढ़ती हुई गति का उदाहरण। तो जब मंद पिंड है तो उसकी गति बढ़ कैसे सकती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। जब पिंड मंद है तो उसकी गति बढ़ कैसे सकती है, त्वरित का मतलब होता है बढ़ती हुई गति का उदाहरण है। पिंड जब मंद है, मंद हो रहा धीमे धीमे, मंद पिंड तभी तो कहा जाएगा जब उसकी गति कम हो रही है। तो मंद पिंड यदि यहां रख देंगे तो मंद पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति होगी। जब मंद पिंड होगा तो उसकी गति बढ़ेगी क्या, धीमे धीमे, कैसे बढ़ेगी, वो तो घटेगी धीमे धीमे, त्वरित नहीं होगी, वो मंदित होगी। यदि मंद यहाँ जोड़ोगे तो यहाँ पे मंदित गति का उदाहरण हो जाएगा, यहाँ है त्वरित, तो ये नहीं हो सकता। पैराबोलिक का यहाँ कोई मतलब ही नहीं। मुक्त रूप से गिरने वाली, ये आंसर सही है। अब आप ये सोचोगे कैसे सही है, कोई वस्तु आपने देखी होगी, जैसे ये मार्कर है, इसको हम यहां से छोड़ें, इस पे हमने कोई बल तो नहीं लगाया, हम बस ऐसे ये रखा है और इसको हम ऊपर से दबा नहीं रहे, हम इसको ऐसे छोड़ रहे, तो ये पहले तो शुरू में तो स्लो जाएगी, धीमे धीमे इसका वेग बढ़ता जाएगा। ठीक है, नीचे तक जाएगी तो एकदम घट से टकराएगी, इसका मतलब इसमें एक्सेलरेट हो रहा है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है, मुक्त रूप से कोई वस्तु नीचे गिरती है पृथ्वी की ओर, तो उसका वेग धीमे धीमे बढ़ता है। और वेग बढ़ने का मतलब एक्सेलरेट होना, वेग बढ़ना का मतलब एक्सेलरेट, तो वो एक्सेलरेट होती है, उसका वेग बढ़ता है, तो वो कैसी गति का उदाहरण हो जाएगा, त्वरित गति का, बढ़ती हुई गति का।
तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या लिखोगे कि मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का उदाहरण है। ये लगा के बन जाएगा। क्या बनेगा? यहाँ पे इसको जोड़ के देखो, मुक्त रूप से गिरने वाली पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति, एक्सेलरेट गति, बढ़ती हुई गति होती है। तो जब कोई पिंड मुक्त रूप से गिरता है तो उसका वेग धीमे धीमे वेग बढ़ता ही जाता है। तभी तो 4 मंजिल से कोई चीज ऐसे गिराई जाए और सर पे लगे तो सर फट जाएगा, ठीक है। और वही नेक इतनी ऊंचाई से ऐसे गिरा दी जाए ऐसे तो कोई असर नहीं, क्योंकि यहाँ पे उसको वेग बढ़ने का मौका नहीं मिला। लेकिन 4 मंजिल से आएगा तो वेग बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब कि मुक्त रूप से जब कोई पिंड गिर रहा होता तो उसकी गति त्वरित होती है, उसका वेग बढ़ रहा होता है। यदि मंद यहाँ लगाओगे तो मंद पिंड की गति समान रूप से क्या होती है? मंदित होती है। तो मंदित होना चाहिए। तो आंसर कौन सा सही जाएगा? डी वाला सही जाएगा। इतना समझा रहे हैं हम कि एक एक बात आपकी क्लियर हो जाए। बशर्ते आप हमारे वीडियो को पॉज कर देंगे या आप इसको इग्नोर करके चले जाएंगे तो फिर साइंस सीख पाना यार बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि आसान सब्जेक्ट नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। और देखो, रेलवे की परीक्षाओं के लिए स्कोर साइंस ही कराएगी, क्योंकि रेलवे की परीक्षाओं में यदि आपकी साइंस के क्वेश्चन छूट गए तो ये फेल कराने में पर्याप्त है। इसलिए साइंस को छोड़ना नहीं है, साइंस को पूरा पूरा मारना है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है चौथा क्वेश्चन, चाल क्या है? चाल की परिभाषा। अभी चाल का सूत्र आप जानते हैं। क्या जानते हैं? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो अभी यहाँ पे एमटीएस में क्वेश्चन पूछा है चाल क्या है। देखो शानदार क्वेश्चन है। तो अब एक एक करके ऑप्शन पढ़ेंगे आराम से। चाल क्या है? यह किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी है। तुमने सूत्र भी पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। पिछली स्लाइड में हमने बताया चाल बराबर दूरी बटे समय। तो देखिए इसको एक बार फिर पढ़ के देखिए। यह किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में, समय एक कर दिया गया, इकाई समय में तय की गई दूरी है। बिल्कुल परिभाषा मिल गई। एकांक समय में तय की गई दूरी। जब समय को एकांक कर दोगे तो एकांक समय में जो दूरी चली जाएगी वही दूरी क्या कहलाएगी? चाल कहलाएगी। समय को एक कर दो, एक का भाग दोगे, दूरी आएगा तो दूरी ही चाल कहलाने लगेगा। तो एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। तो यही वाला ऑप्शन आपका ए नंबर सही जाएगा। आगे हमें बात नहीं करनी है, क्योंकि आगे कह रहा प्रति एकांक समय में एक वस्तु का वेग, प्रति एकांक समय में एक वस्तु का वेग है का चीज। ये तो सही सेंटेंस ही नहीं है। यह एक इकाई दूरी तय करने में लगने वाला बल होता है। ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्या कह रहा है? किसी वस्तु का, क्वेश्चन स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं लास्ट तक? देखिएगा, क्वेश्चन स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं? ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। किसी वस्तु का ऊपर नीचे होना, सेना की परेड या और किसी भारी वस्तु का मुक्त रूप से गिरना, ये सभी किस गति के उदाहरण हैं? किसी भारी वस्तु का मुक्त रूप से गिरना, ये सभी किस गति के उदाहरण हैं? ठीक है, तो यहां पे आ जाओ। किसी, एक बार इंग्लिश और पढ़ लेते हैं। द लिफ्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द लिफ्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट अप एंड डाउन, किसी वस्तु को ऊपर उठाना या नीचे गिराना। ठीक है। द परेड ऑफ एन आर्मी, आर्मी परेड वाले ऊपर पैर उठाते हैं और नीचे गिराते हैं। ठीक है। एंड
फ्री फॉल ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट, कोई भारी वस्तु का नीचे स्वतंत्र रूप से गिरना। ऑल एग्जाम्पल ऑफ विच मोशन, तो ये किस गति के उदाहरण है भाई? ये सभी रेखी गति के उदाहरण होंगे। आप कहोगे काहे रेखी गति के? कि ऊपर नीचे गति हो ऐसे, तो ये रेखा ही में तो है। ऊपर नीचे गति हो, यदि हम ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं, तो एक रेखा ही में तो आ रहे हैं। कल हमने तुम्हें जब क्लास पढ़ाई थी उसमें रेखी गति में दिखाया था कि जब इधर उधर चलने की गुंजाइश ना हो, ऊपर नीचे एक सीधी रेखा में चलने की गुंजाइश हो, तो रेखी गति। परेड, सेना की परेड, इसमें भी पैर ऊपर रखेंगे नीचे होंगे, पैर ऊपर नीचे परेड में, तो ये भी रेखी गति होगी। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद किसी भारी वस्तु का मुक्त रूप से गिरना। भारी वस्तु हल्की है तो हो सकता है इधर उधर हवा में हो भी जाए, भारी वस्तु तो सीधे गिरेगी ऐसे, तो ये सब सीधी रेखा में है, तो ये रेखी गति के, रिज रेखी गति कह दो चाहे रेखी गति, इसके उदाहरण है। अब कुछ बच्चों को ये डाउट लग सकता है कि सर आवर्त गति है, यहां से ऊपर नीचे होना, ऊपर जाए नीचे जाए होके रह जाए, तो यहां से अकेले आवर्त गति है। लेकिन फिर भारी वस्तु जब मुक्त रूप से गिरेगी तब आवर्त गति कहाँ हो पाएगी? तो तीनों बातों में तो आवर्त गति नहीं लागू हो पाएगी, तो इसलिए इसको हम रेखी गति में रखेंगे, आवर्त गति में या दोलन गति में नहीं रखेंगे। दोलन में ये जरूरी नहीं होता कि रेखा ही में हो, वो वक्र में हो जाती दोलन, अपने अक्ष के इधर उधर ऐसे, तो दोलन तो है ही नहीं, और घूर्णन तो बिल्कुल नहीं है। ये तो दो ऑप्शन कट ही गए। अब तुम कंफ्यूज हो सकते थे, तो यहां कंफ्यूज हो सकते थे कि सर जी ये आवर्त गति है या रिज रेखी गति है। तो आवर्त गति होती तो यहां से तो हमने मान लिया कि वस्तु का ऊपर नीचे होना, ठीक है। आवर्त गति का ये होता है जब कोई वस्तु साम स्थिति से ऊपर नीचे बार बार अपनी गति को दोहराती तो वो आवर्त गति होती। चलो यहां से मान लिया। सेना की परेड वाला भी सिस्टम हमने मान लिया, पैर बार बार ऊपर कर रहा है नीचे कर रहा है ऐसे, वो भी मान लिया। लेकिन किसी भारी वस्तु का मुक्त रूप से गिरना, अब गिर गई वो तो अपने आप ऊपर कैसे हो गई? यहाँ ऊपर जाना। यदि ये कह देते किसी भारी वस्तु का मुक्त रूप से गिरना और उठना, गिरना उठना, बार बार गिरना उठना, तो हम सोच भी सकते थे। अब यहाँ पे इसलिए हम इसको रेखी गति में रखेंगे, आवर्त गति में नहीं रखेंगे। हाँ या ना? समझ गए होंगे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक एक बात क्लियर करनी है मुझे, आपके एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा, त्वरित गति से सीधे मार्ग पर गतिशील वस्तु के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? त्वरित गति से सीधे मार्ग पर गतिशील, त्वरित गति जैसे ही नाम आया, एक्सेलरेटिंग मोशन, आप समझ गए इसमें वेग बढ़ रहा वस्तु का, तो वस्तु बढ़ते हुए वेग से, पहले 10 है फिर 15, ऐसे हर सेकंड वेग बढ़ता जा रहा, सीधे मार्ग पर गतिशील है, गति कर रही है, तो वस्तु के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? अब आप क्वेश्चन अच्छे से समझ गए, अब ऑप्शन पढ़िए। यानी कि एक ऐसी वस्तु है जिसका वेग धीमे धीमे ऐसे बढ़ते ही जा रहा, ऐसे बढ़ रहा, देखना पहले ये स्लो, धीमे 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 ऐसे, तो ये त्वरित गति से सीधे मार्ग पर गतिशील वस्तु, तो इसकी गति बदलती रहती है। बिल्कुल भैया, जब वेग हम कह रहे हैं त्वरित गति है तो वेग बदलता ही रहता है। अच्छा, यह हमेशा पृथ्वी से दूर जाती है तब होती है, गलत। क्योंकि जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर गिरती, जैसे ऊपर से हम नीचे गिरते, तब भी तो वेग बढ़ता जाता है। ये कह रहे पृथ्वी से जब दूर जाओ, नीचे से ऊपर जाओ, अब पृथ्वी से नीचे से ऊपर जाओ तब वेग बढ़ेगा नहीं बल्कि वेग घट जाएगा, सही है। और जब ऊपर से नीचे आओगे यानी कि पृथ्वी की ओर आओगे, पृथ्वी से दूर नहीं पृथ्वी की ओर आओगे, तब वेग बढ़ेगा, तो बी वाला ऑप्शन गलत है। इसका वेग हमेशा बदलता रहता है,
वेग बदलना नहीं, बदलने में तो ये भी हो जाता है माइनस हो जाए प्लस, बदलता नहीं रहता। त्वरित गति में क्या बताया मैंने, बढ़ता रहता है, बढ़ने का चांस है, वहां घटने का चांस नहीं है। और बदलते शब्द में तो बढ़ भी सकता है, घट भी, तो ये भी शब्द नहीं होगा। इस पर हमेशा एक बल कार्य करता है, त्वरित गति में हमेशा एक बल कार्य करता है, तो ये भी बात सही है। क्योंकि त्वरित गति होगी जहां त्वरण होगा, वहां हमेशा एक बल कार्य करेगा। अब आपको ये बात है कि सर जी दो ऑप्शन कैसे हो सकत, तो एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ें, इनमें जो ज्यादा सटीक है बाकी बारीकी से जांच बहुत चाहिए। देखो आरआरबी जेई में आया हुआ क्वेश्चन, तो इस ये तो बात कंफर्म है, सही है, ये तो कोई डाउट नहीं है, कंफर्म है, सही है। क्योंकि त्वरित गति है, इसका मतलब उसमें त्वरण है, और त्वरण यदि मौजूद है तो फिर बल होगा ही होगा, क्योंकि F बराबर ma है। हर वस्तु में कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा और उसमें त्वरण है, दोनों चीजें हैं, तो फिर बल होना ही होना। आप कह दो कि सर जी कहो त्वरण हो, कहो द्रव्यमान ना हो, द्रव्यमान बिना तो कोई चीज नहीं है। दुनिया की हर चीज में मास है, बशर्ते प्रकाश जो होता है, एक सिद्धांत आगे जब बहुत डीपली पढ़ाएंगे फिजिक्स तब बताएंगे आगे, प्रकाश में, प्रकाश को जरूर, जब प्रकाश के कण गति अवस्था में होते हैं तब उनमें मास माना जाता है, लेकिन स्थिर अवस्था में होते हैं तो ऐसा प्लैंक ने माना कि इनमें कोई मास नहीं होता। तो इसके अलावा दुनिया की कोई चीज है सब में मास होगा, मास जीरो हो नहीं सकता, और उसमें त्वरित गति है, त्वरण तो है ही, तो F बराबर है में, तो बल का निर्माण हो ही जाएगा। तो हमेशा इस पर हमेशा एक बल कार्य करता है, ये बात सही है कि हमेशा बल कार्य करता है, तो ये तो पॉइंट बिल्कुल सही। अब ये देख लो का इसकी गति बदलती रहती है, गति बदलने में, गति बदलती रहती, त्वरण में गति बदलती रहती है, मोशन, इट्स स्पीड चेंज, ओके, चेंजिंग। हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि इट्स, वृत्ति गति नहीं सीधी गति है, वृत्ति गति में तो ऐसा हो जाता है, वृत्ति गति में ऐसा भी हो जाता है कि स्पीड नहीं भी बदलती है लेकिन त्वरित गति होती है, उसको एक समान वृत्ति गति कहते हैं, उसमें त्वरण तो होता है लेकिन चाल नहीं बदलती। लेकिन यहाँ बात सीधी मार्ग में है, तो सीधी मार्ग में इसकी गति बदलती रहती है, यानी कि इट्स स्पीड कीप्स चेंजिंग, स्पीड चेंज होती रहती है। क्वेश्चन बारीकी से नहीं ध्यान दिया, तभी तो यहाँ पे गलती हो रही है, समझे, क्या चीज ध्यान देनी थी। ये भी सही है, देखो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है, क्योंकि हमें देखना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये जो दो गलत कर दिए इनमें से एक कोई सही है, तब तीन सही हो जाएंगे, एक गलत रह जाएगा, जो गलत होगा वो हमें ढूंढना होगा फिर, ठीक है। तो ये तो सही हो गया, ठीक, ये भी सही हो गया, ठीक। अब बात करते हैं हम इसकी, यह हमेशा पृथ्वी से दूर चला जाता है, ये तो कंफर्म गलत है। इसको देखें, इसका वेग हमेशा बदलता रहता है, तो वेग में परिवर्तन होता है, ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को ही तो त्वरण कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन होता है, ये भी सही है। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, कौन सा वाला, ये वाला। थोड़ा इस क्वेश्चन में मुझे डाउट हो गया था सोचने में, यहाँ पे मैंने निगेटिव सोच लिया कि वेग का निगेटिव हो, तो वेग में निगेटिव पॉजिटिव की बात ही नहीं कही, इसका वेग हमेशा बदलता है, तो त्वरण होगा, तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन, ये भी सही है पॉइंट, ये सही है, ये सही है, ये सही है, गलत कौन है, गलत बी वाला है, और बी गलत है वही पूछा गया, कौन सा सही नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ज्यादा समझाने में और ज्यादा ध्यान देने में हमें लगता है थोड़ा और ज्यादा डिस्टरबेंस हो जाता है, कोई नहीं,
चीजें समझ तो रहे हो कि कैसे हैंडल करना है। देखो, प्रति इकाई समय में, प्रति एकांक समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन, यहां समय इकाई ले लिया गया तो समय इसका मतलब नीचे होगा, ऊपर वेग में परिवर्तन है तो ऊपर डीवी होगा, वेग में परिवर्तन। तो डीवी अपॉन dt किसको कहते हैं? ए, पीछे लिखा है त्वरण को कहते हैं। तो वो क्या होगा? वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? तो बी वाला ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, गुणन उड़न की बात ही नहीं, जो कोणी हो, कोणी शब्द तो है ही नहीं। अब विस्थापन को कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसमें समय का कोई रोल नहीं है। तो आपका बी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डॉट डॉट का जड़त्व उसे लंबी छलांग लगाने के लिए मदद करे। अब यहां समस्या आती, जड़त्व एक शब्द देख रहे, जड़त्व क्या होता है? जड़त्व किसे कहते हैं? तो जड़त्व की डेफिनेशन क्या है? तो जड़त्व की परिभाषा है किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, का विरोध करता है, विरोध, जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है उसको हम जड़त्व कहते हैं। ठीक है, जड़त्व तीन प्रकार के होते हैं। जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। एक तो होता है विराम जड़त्व, विराम जड़त्व, और दूसरा होता है गति जड़त्व, गति जड़त्व, और तीसरा होता है आपका विराम जड़त्व, गलत, दिशात्मक जड़त्व या दिशात्मक जड़त्व, दिशात्मक जड़त्व। अब यहां हम समझाते हैं क्या होता है विराम जड़त्व। पहले जड़त्व को एक बार फिर समझो। जड़त्व क्या है? किसी वस्तु का वह गुण है जो ये कहता है कि हम जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे, हम अपनी स्थिति को बदलेंगे नहीं। हर वस्तु में ये गुण होता है। ये मोबाइल यहाँ पे रखा हुआ है, ये रखा, ये मोबाइल रखा, ये क्या कहता है? हम ऐसे ही रखे रहेंगे जब तक कि हम पर कोई बाहरी बल नहीं लगाओगे, हम जैसे हैं वैसे ही रहना चाहेंगे। वो बात अलग है कि हमने जैसे इसको हटा दिया, अब इस पे गुरुत्वाकर्षण बल लग जाएगा तो ये गिर जाएगा। लेकिन यदि कोई बल ना लगाओ, ये जैसे ये बोर्ड है, ये चीज है, कोई जमीन पे रखी चीज देखना, अब यहाँ जमीन पे रखी चीज हम तुम्हें दिखा नहीं सकते, तो कोई जमीन पे रखी चीज है तो वो चाहती क्या है कि हम रखे हैं भाई, हमें रखे रहने दो, अपने आप वो भागेगी नहीं। हल्का फुल्का तुम उसमें बल भी लगाओगे तब भी वो रोकेगी कि नहीं हमें नहीं जाना। वो बात अलग है कि तुम ज्यादा तेजी से बल, ज्यादा ताकत लगा दोगे तो वो खिसक जाएगी, लेकिन थोड़ा बल लगाओगे उसमें कोई फर्क नहीं। तो वो क्यों फर्क नहीं? क्योंकि वो उसके अंदर उस समय विराम जड़त्व होता है जो ये कहता है यार हम रुके हैं, हमें रुके रहने दो। सही। दूसरा जड़त्व कौन है? गति जड़त्व। जो चीजें गतिशील होती हैं वे ये कहती हैं कि हम गति में हैं भाई, हमें गति में रहने दो, हमें काहे रोक रहे हो। अच्छा, तीसरी दिशात्मक जड़त्व, जो एक दिशा में किसी में जा रही वस्तुएं, वे कहती हैं, और उनकी अपने आप दिशा नहीं बदलती, वे दिशा नहीं बदलेंगी क्योंकि वो कहेंगे हम इधर जा रहे इधर ही जाएंगे। जबरदस्ती तुम ज्यादा बल लगा दोगे तो बदल जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत बल लगाया मामूली सा तो वो कहेंगे हम जिस दिशा में है उसी में जाएंगे। तो ये दिशात्मक जड़त्व। तो जड़त्व तीन प्रकार का। जड़त्व क्या है? किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने का गुण जड़त्व कहलाता है। ये तीन प्रकार का होता है, विराम जड़त्व, गतिक जड़त्व और दिशात्मक जड़त्व। क्लियर है? और इसकी आगे चर्चा होगी न्यूटन के गति के आगे, उसमें तो हम बात कर लेंगे। आगे क्वेश्चन कोई मिलेगा तो और बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब जब एक
ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग मारने से पहले कुछ समय तक दौड़ता है। अब दौड़ता क्यों है? क्योंकि हम दौड़ के आएंगे तो हमारे अंदर गति का जड़त्व पैदा हो जाए। गति का जड़त्व पैदा हो जाएगा तो हम जितनी ताकत से दौड़ कूद रहे हैं या दौड़ रहे हैं उस कूदेंगे, जितनी ताकत से कूदेंगे उसी ताकत का सपोर्ट हमारा गतिक जड़त्व और कर देगा। गति में तो हम हैं ही, वहां से दौड़ के आएंगे गति में होंगे, ताकत लगा देंगे तो उस ताकत में गतिक जड़त्व और ताकत लगा देगा तो हमें आगे गिरा देगा। तो इसका मतलब इसके दौड़ता है ताकि कौन सा, उसको कौन सा जड़त्व मिल जाए? गति का जड़त्व, गति का जड़त्व से प्राप्त हो जाए। तो गति का जड़त्व प्राप्त हो जाए तो उसकी गति और दूर गिरे जाके, वो और गति उसकी आगे गिरे जाके। ठीक है, दूरी और आगे गिरे जाके। आगे विस्थापन के परिवर्तन की दर को, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन, ds अपॉन dt, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। आसानी, ALP में आया हुआ क्वेश्चन। विस्थापन बटे समयांतराल, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर, दर का मतलब समय के साथ लेते, जहां दर लगाओ समझ जाओ नीचे समय है। तो विस्थापन में परिवर्तन ds ओवर दर लगा है तो dt, ds ओवर dt को वेग कहते हैं, तो ये वेग हो गया। आगे कह रहा है क्या? एक वस्तु विराम स्थिति से आरंभ होकर, स्थिति कैसी है? शुरुआत में विराम है, तो विराम स्थिति में प्रारंभिक वेग u बराबर 0, आरंभ होकर इतने मीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर के निरंतर त्वरण से, तो त्वरण कितना हो गया? 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से स्थानांतरित होती है। ठीक है, चल रही है। तो 8 सेकंड बाद इसकी गति कितनी होगी? t बराबर कितना है? 8 सेकंड। एक बार फिर लिख दें, u बराबर 0, a बराबर कितना हो गया? 4 मीटर पे सेकंड स्क्वायर, और t बराबर कितना है? 8 सेकंड। पूछा क्या गया तुमसे? तो तुमसे पूछा गया वेग, वेग कितना हो जाएगा? अंतिम वेग पूछा गया। तो अंतिम वेग निकालने के लिए आप क्या करेंगे? तो आप देखिए, अंतिम वेग निकालने के लिए u दिया है, a दिया है, t दिया, v पूछा। कल हमने न्यूमेरिकल कराए थे, एक फॉर्मूला बताया था, v बराबर u प्लस at। तो v का मान चाहिए, तो u का मान तो 0 रख दो, a की जगह 4 और t की जगह 8, तो 8 चौको 32, तो 32 मीटर पर सेकंड वेग हो गया। तो 32 वाला ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? तो पहला ऑप्शन दिख रहा, तो ये आपका आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आसान सा सवाल था, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है, अब क्वेश्चन नंबर 11, एक कण स्थिर अवस्था से प्रारंभ होकर, यानी कि प्रारंभिक वेग इसमें 0 है, 20 सेकंड स्थिर त्वरण का अनुभव करता है। t बराबर 20 सेकंड तक कोई एक त्वरण लगा रहता है, स्थिर त्वरण है, पता नहीं त्वरण कितना है, अनुभव करता है। ठीक है, पूछा तो नहीं गया, लेकिन पता भी नहीं हमें त्वरण, पूछा भी नहीं गया, कोई त्वरण है। ठीक है, ठीक, त्वरण हमने मान लिया a है, a त्वरण। यदि पहले 10 सेकंड में 20 सेकंड तक गति करानी है तो ऐसे बना लो, इसको ऐसे बनाओ कि u बराबर 0 से चला है। ठीक है, कितने समय तक चला है? तो पूरा 20 सेकंड चला, 20 सेकंड चला। त्वरण कितना रहा पूरे यात्रा के दौरान? तो त्वरण a रहा, का एक स्थिर त्वरण का अनुभव, तो पूरी यात्रा में a त्वरण रहा। पहले 10 सेकंड में चली दूरी, मान लो पहले आधे समय तक, यानी 10 सेकंड तक यह चली दूरी 10 सेकंड, इस दूरी को क्या कहा गया? 10 सेकंड की दूरी को, 10 सेकंड की दूरी को x1 कहा गया, और शेष 10 सेकंड ये बचे, इस दूरी को
S2 का आ गया। ठीक है, तो हमसे x2 दूरी का आ गया, तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? पहले हम डिटेल में पूरा बता रहे हैं, फिर इसको शॉर्ट बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन एक बार समझो। एक कण स्थिर अवस्था से प्रारंभ होके, स्थिर अवस्था का मतलब u बराबर 0 है, यहां से चला है और कितनी देर चला? 10 सेकेंड पहले चला, तो 10 सेकेंड में x1 दूरी चल ली, अगले 10 सेकेंड में उसने x2 दूरी चल ली। कितनी दूरी चल ली? x2 दूरी चल ली। पूरे 20 सेकेंड हो गए यहां से यहां तक, और पूरे समय के दौरान एक निश्चित त्वरण रहा। वो त्वरण कितना रहा? तो वो त्वरण जो रहा, निश्चित त्वरण, वो a रहा। पूरे 20 सेकेंड तक कौन त्वरण काम करता रहा इस पर? a। तो ये x1 और x2 में संबंध पूछा गया, x1 और x2 में संबंध। तो कैसे निकालें? देखो, पहले ये दूरी निकाल लो, 10 सेकेंड में चली दूरी। तो x1 बराबर क्या हो जाएगा? दूरी हमने s बराबर फॉर्मूला पढ़ाया था, ut प्लस हाफ at²। तो पहले 10 सेकेंड का बता रहे हैं, ये सूत्र होता है, सूत्र ये है, s बराबर ut प्लस हाफ at²। ये फॉर्मूला न्यूटन का गति का द्वितीय समीकरण था, वही लगा दिया हमने। तो दूरी कितनी है? s1, और u का मान 0 है, तो ये 0 प्लस हाफ a, पता नहीं a पूरे में a है, t², तो 10 का वर्ग 100। तो ये कट गए, तो कितने आए? 50। तो यहाँ 50a आ गया। ये किसका मान आ गया? ये x1 का मान आ गया। ठीक है, तो x1 का मान आ गया। अब x2 चाहिए भैया, तो x2 के लिए यहाँ पे जो वेग होगा वही प्रारंभिक वेग हो जाएगा, और यहाँ का वेग निकालना थोड़ा कठिन है। तो हम क्या करते हैं कि पहले पूरी ये दूरी निकाल लेते हैं, यहां से यहां तक की 20 सेकेंड की दूरी, उसमें से ये x1 वाली दूरी घटा देंगे तो हमारी x2 आ जाएगी। तो पूरी दूरी कितनी हो गई? पूरी दूरी, तो पूरी दूरी हम s माने ले रहे हैं। ठीक है, s, तो s बराबर ut, तो इसके लिए u0 प्लस हाफ जी हाफ at², तो ये, और t की जगह कितना हो गया? 20, 20 का वर्ग 400। तो ये कट गए, तो कितने हो गए? 200। तो ये कितनी दूरी हो गई? 200a हो गई। तो पूरी दूरी 200a, ये तुम्हारी 200a हो गई, और ये तुम्हारी 50a है, तो ये कितनी हो जाएगी? 150a बची यहां से यहां तक, तो 150a। ये तुम्हारी 50a, और ये आपकी 150a। तो x1 का 3 गुना है x2, तो x1 वाले में 3 का गुणा कर दो, तब वो x2 के बराबर होगा। तो ये वाली बात, x1 का 3 गुना होगा x2। एक बार फिर इसको समझाते हैं, या दूसरे तरीके से यही समझाते हैं। पहले एक बार फिर समझिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से पढ़िए, कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। तो पहले फिर से समझाते हैं। क्या कह रहा है कि पहले हमें 10 सेकेंड चले, 10 सेकेंड कुछ दूरी चले। कितनी दूरी है? मान लीजिए हमने x1, और यहां वेग 0 था, और फिर आगे फिर 20 सेकेंड चलेंगे, 20 सेकेंड की दूरी निकाल लेंगे पूरी, उसमें से ये वाली घटा देंगे, तो ये अगले शेष 10 सेकेंड की आ जाएगी। सही है, तो पहले हम इस 10 सेकेंड की निकालते हैं। x1 बराबर ut, तो u कितना है? स्थिर अवस्था में है, तो u बराबर 0, तो ut, तो ये यहां रखोगे तो ये 0 हो गया, प्लस हाफ at², तो 10 का वर्ग कितना? 100। काटो यहां तो 50, तो आपका कितना हो जाएगा? 50a। ये किसका मान आ गया? x1 का। अब हमें पूरा मान चाहिए, s पूरा, तो पूरा चाहिए, तो इसके लिए समय पूरा 20 चाहिए, तो यहां u का मान 0, हाफ, और a 20 का वर्ग कितना? 400। तो कट गए,
तो 200 आए, तो ये आपका 200A आ गया। अब ये 200A ये पूरा है और यहां तक ये 50A है इतना, तो ये x2 कितना हो गया, 150A हो गया। ये 150A और ये 50A, तो x1 वाले का 3 गुना हो गया, तो डी वाला ऑप्शन सही जाएगा। तो x1 वाले का 3 गुना हो गया, डी वाला ऑप्शन सही। अब ये बात तुम कुछ ना समझ पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, वे बच्चा हमें जो कि आर्ट साइड से पढ़े हुए हैं, हो सकता है वे बच्चे इसको ना समझ पाए, या बायोलॉजी वाले या जिनकी साइंस कमजोर रही ऐसे बच्चा, तो उनके लाने एक बात हम बताएं कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, मुक्त रूप से ऊपर से नीचे की ओर गिरती है मुक्त रूप से, कैसे, मुक्त रूप से, तो उसका प्रारंभिक वेग तो 0 होता है, u बराबर, और पता है वो पहले 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में यदि 1 मीटर दूरी तय कर रही है, तो अगले वाले 1 सेकेंड में वो 3 मीटर दूरी तय करती है, सही है। और अगले वाले 1 सेकेंड में फिर 1 सेकेंड में वो 3 मीटर नहीं चले, अगले वाले 1 सेकेंड में वो 5 मीटर चलेगी, ऐसा रहता है। समान समय में 1:3:5 के अनुपात में दूरी तय करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे त्वरण काम करता है जी, और वो त्वरण का हर सेकेंड में वेग बढ़ता रहता है। तो पहले वेग यहाँ कम था 1 सेकेंड में, तभी कम दूरी चल पाए। अगला यहाँ वेग बढ़ चुका है तो अगले 1 सेकेंड में अब ज्यादा दूरी, यहाँ और बढ़ चुका तो अगले 1 सेकेंड में और ज्यादा दूरी। ये सवाल बिल्कुल ऐसा ही है। स्थिर अवस्था से प्रारंभ हुआ तो u बराबर 0 हो गया। 20 सेकेंड में स्थिर त्वरण, इस पे भी त्वरण लग रहा था, गुत्ती त्वरण यहाँ जी, तो यहाँ भी त्वरण काम कर रहा है। पहले 10 सेकेंड और शेष 10 दोनों समय बराबर समय में तय की हुई दूरियों का अनुपात चाहिए। यहाँ 1 सेकेंड का है, यहाँ 1:3:5 के अनुपात में है 1 सेकेंड में, तो प्रत्येक सेकेंड में ये, अब यहाँ 10-10 सेकेंड हम कर दें तब भी अनुपात तो 1:3:5 ही रहेगा, 1:3:5। हो सकता है 10 सेकेंड में यदि हम 10-10 सेकेंड कर दें, यहाँ 10 सेकेंड 10 सेकेंड, तो ये 10 चलेगी, तो ये 30 चलेगी, तो ये 50 चलेगी। तो ये देखो x1 वाला छोटा वाला, इसका 3 गुना करेंगे तभी तो ये x2 मिलेगा। तो देखो x1 का 3 गुना किया तब x2 आया। तो तुम ऐसे भी समझ सकते हो अपने कॉन्सेप्ट के माध्यम से, ये तुम्हें न्यूमेरिकल लगाने की जरूरत नहीं। कोई कोई क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा है, एएलपी में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन कोशिश करेंगे, समझेंगे। हमने दोनों तरीके बता दिए, जिनकी गणित और अच्छी है, इंटर फिजिक्स से रहे हैं, वो तो इसको आसानी से कवर कर लेंगे। नहीं तो आप ये सोचो जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा वो इस ट्रिक के आधार पे चलेंगे कि ये जो चलता है तो 1 सेकेंड में ये पहले 1 चलेगा, तो अगले 1 सेकेंड में ये फिर 3 चलेगा, अगले 1 सेकेंड में ये 5 चलेगा। तो यहाँ पहले 10 सेकेंड 10-10 का है, तो 10-10 में भी यही अनुपात रहेगा, ये 1 तो ये 3, तो पहले वाले का ये 3 गुना करोगे तब दूसरे के बराबर होगा, तो वही पहले का 3 गुना दूसरे। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाओ। किस पे आते हैं भाई भाई भाई, ये एक गेंद को 40 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। लो वेग शुरुआत का दे दिया, कितना है, 40 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ऊपर की ओर फेंका जाता, जब कोई चीज ऊपर की ओर फेंकी जाती, हमने बताया था वहां गुत्ती तुरंत नेगेटिव होता है, तो g बराबर कितना हो जाएगा, g का मान -g लेंगे और वो कितना हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये दिया गया है, -10 ले लेंगे यहाँ g की जगह। 6 सेकेंड बाद
या अभी ना लो तो सूत्र में ही माइनस ले लेंगे जी की जगह, ठीक है। तो यहां से ऑड लग रहा है तो तो यहाँ जी बराबर तो 10 दिया है, 10। अच्छा, अब टी बराबर कितना है, 6 सेकेंड बाद उसके विस्थापन का परिमाण, यानी कि यहां से चला तो ऊपर की तरफ u बराबर 40 से, यहाँ पे u बराबर 40 से चला है, g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड का त्वरण है, और t बराबर 6 सेकेंड तक चला। तो 6 सेकेंड में ये कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, कितना विस्थापन होगा, ये पूछा गया। तो यहाँ पे दूरी पूछी गई, विस्थापन पूछा गया, ये मान लो ये पूछी गई एस, एस कह दो या एच कह दो, कल बातें बताई थी उसमें बताया था। तो ये एच बराबर क्या होता है, यही अभी दूसरा समीकरण जो बताया था वही लगा दो, क्या, एस बराबर यूटी या एच बराबर यूटी प्लस हाफ यूटी प्लस प्लस, अब ऊपर के लिए प्लस नहीं जाएगा, माइनस, ऊपर जा रहे तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये सूत्र लगा दो। u का मान 40 और t का मान कितना है 6, माइनस g का मान 10, t का मान 6 का वर्ग 36। तो ये कितने हो गए, 6 चौको 24, ठीक है, 6 चौको 24। यूटी गलत हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर होता है, एच बराबर यूटी माइनस हाफ जी टी, आधा तो भूल ही गए, हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये तो 240 हो गए, माइनस ये काट दो 5 से, तो ये 180। तो 240 में से 180 घटाओ तो 60, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा, आपका आंसर 60 हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। आगे बात करते हैं किस पे, कि निम्नलिखित उदाहरणों में से किस में एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होगा। एथलीट जब घूमता है तो उसमें त्वरित वेग यानी कि त्वरण किस में अधिकतम होगा, त्वरित वेग, त्वरित वेग अधिकतम किस में होगा, तो रनिंग सर्कुलर पाथ पे होगा त्वरित वेग, त्वरित वेग सर्कुलर पाथ पे। इसको एक बार गूगल और कर लेना, त्वरित वेग वैसे 99% यही होना चाहिए, एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ता है तो त्वरित वेग यानी कि एक्सिलरेटेड मोशन ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें दो त्वरण आ जाते हैं, एक रेखीय त्वरण एक अपकेंद्र त्वरण, तो इसमें दो बातें, इसलिए त्वरित वेग ज्यादा होना चाहिए। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि समापन रेखा को पार करने के बाद एक धावक भागना जारी रखता है। जैसे यहां से धावक भागा और ये समापन रेखा है, ये दौड़ के गया, फिर भी ये दौड़ता रहता है, जबकि यहाँ रुक जाना चाहिए, लेकिन आगे ये दौड़ता रहता है। क्यों जारी रखता है, वह यह सुनिश्चित करना चाहता कि उसने रेखा पार कर ली। सुनिश्चित तो हो ही गए यार, तुम छू गए रेखा पे, हम करने का आगे रुक जाओ, लेकिन फिर आगे काहे भागते रहो, तो ये तो नई बात, ये साइंस वाली बात नहीं, व्यवहारिक बात हो सकती है। कोई इतना है कि वो और दौड़ जाओ यार, का जात है, दौड़ जाओ यार, फेल नहीं बहुत चाहिए, और 10 कदम दौड़ जाओ, का है, दौड़ता ही रहा यार, तो ये अलग सोच है, वो नहीं, ये साइंस का कोई लॉजिक नहीं। यहाँ देखो, स्थिरता का की जड़ता उसे रोकने के लिए कुछ समय लेती है, स्थिरता की कहां, क्योंकि वो दौड़ के गया तो उसमें गति का जड़ तो है, स्थिरता का जड़ तो थोड़ी नहीं है, ठीक है, तो ये भी बात गलत है। गति का जड़ तो उसे गतिमान बनाए रखता, बिल्कुल सही है। अभी हमने गति जड़ तो पढ़ा है, तुम्हें बताया था, कोई वस्तु गति में है तो कोशिश उसकी यही रहती कि हम गति में बने रहें, तो गति का जड़ तो उसको गतिमान बनाए रखता है, सी वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, कि एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है, यह 80 मीटर ऊंचाई तक ऊपर जाती है और फिर अपनी मूल स्थिति में लौट आती है।
यहां से तुमने फेंका और ये 80 मीटर तक गई और फिर ये लौटना चालू कर देती है। तो ये पूछा गति के 7 सेकंड बाद विस्थापन का प्रमाण। यहां से चली है तो 7 सेकंड में उसकी स्थिति कहाँ है, कहां पे पहुंच गई है, वो चीज पूछी गई है। जी का मान दिया है। तो देखो, जब वस्तु ऊपर की ओर फेंकी गई, ठीक, तो दूरी कितनी चली, तो h का मान कितना है, 80 मीटर। 80 मीटर जाने के बाद इसका वेग क्या हो गया, 0, क्योंकि ऊंचाई पे ये रुक गई, ऊपर तो नहीं गई, फिर वहां से नीचे चली है। तो अंतिम वेग जब यहां चली किसी वेग से, कोई तो वेग दिया ही होगा, और ये 80 मीटर गई, यहां पे रुक गई जाके, तो u बराबर 0 हो गया। ठीक है, तो अब पहले तो ये देखो कि इसको एस दिया है, वी दिया है, एच दिया है। ठीक है, पहले तो ये देखें कि ये 80 मीटर, और त्वरण तो दिया ही है जी, जी का मान दिया ही है। जी का मान तो जानते हो 10 दिया, 10। ठीक है, ये दिया है, तो जी दिया, एच दिया, वी दिया, यू दिया। इसकी मदद से यू निकल आएगा, इन चारों में संबंध है। तीसरा सूत्र देखो, न्यूटन का तीसरा समीकरण, वो क्या कहता है, v² बराबर u² माइनस 2gh। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें असल में चाहिए t। चलो पहले h निकालें, फिर वो निकालें u, तब t निकालेंगे। तो v² माइनस 2gh रखो, तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, u² कितना है, u² पता नहीं 2, g का मान 10, h का मान 80। ठीक है, तो ये इधर ले आए, तो u का मान कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 1600 हो गए, वर्गमूल ले लिया तो 40। तो प्रारंभिक वेग कितना था, 40। अच्छा, जब प्रारंभिक वेग इसका 40 था, तो यहाँ 80 मीटर चल के ये 0 हो गया, तो कितनी देर में पहुंचा है ऊपर, तो ऊपर पहुंचने का समय देखो, तो v बराबर क्या होता है, u माइनस 80, ऊपर जा रहे हो ना, तो v बराबर u माइनस 80। तो u का मान 40 माइनस a का मान कितना, अब a की जगह g कर दो, g का मान, ये तो 0 ही है, v तो 0 ही हो जाता ऊपर जाने पर, और u का मान 40 और g का मान 10 t। तो ये इधर ले आओ, तो t बराबर क्या हो गया, 4। इसका मतलब कि ये 4 सेकंड में ऊपर पहुंच गया, 4 सेकंड में ऊपर पहुंचा होगा। क्या t बराबर 4 है, 4 में ये ऊपर पहुंच गया। हमें 7 सेकंड में पहुंचाना है। ठीक है, 7 सेकंड में वो कितने विस्थापन पे होगा, तो कितना विस्थापित हुआ होगा। 7 सेकंड के बाद इसका विस्थापन का प्रमाण हमें 7 सेकंड में देखना है। लंबा हो रहा, थोड़ा हो तो जाएगा, क्योंकि अब 3 सेकंड में ऊपर से नीचे आएगा, तो ऊपर से नीचे आएगा, तब इसका विस्थापन कितना हो जाएगा ऊपर से, तो ऊपर से देखा जाए तो s बराबर या h बराबर, जब नीचे आएगा कुछ, मान लो इतना नीचे आ गया 3 सेकंड में, 4 में नीचे से ऊपर पहुंचा, अगले 3 में नीचे आएगा, तो x मान लो चला, तो x बराबर क्या होता है, ut। तो यहां से चलेगा प्रारंभिक वेग नीचे की तरफ, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस, अब ऊपर से नीचे चलेगा तो प्लस जी का मान 10 और t का मान 3, तो ये कितने हो गए, 5, 5 दिया 15, 15 ऊपर से नीचे चला आएगा, ऊपर से नीचे जब 15, तो 80 में से 15 चलाया, ऊपर से 15 चलाएगा। अच्छा, तो इसके 7 सेकंड के बाद इसके विस्थापन का प्रमाण, तो 80 में से 15 यदि आएगा तो 65 आएगा, 65 तो है नहीं,
अच्छा, विस्थापन दो बिंदुओं की शॉर्टेस्ट दूरी है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की। अच्छा, कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, रुकना, ये हटाओ, लेकिन फिर लंबा इतना ही जाएगा। क्या कह रहा है, एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है और ये 80 मीटर की ऊंचाई तक जाती है। ठीक है, 80 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और अपनी मूल स्थिति में वापस लौट आती है। गति के 7वें सेकंड में इसके विस्थापन का परिमाण क्या है? 7वें सेकंड में ये कितना विस्थापित होगा? अच्छा, तो 7वें सेकंड में, 7वें सेकंड के बाद इसके विस्थापन का परिमाण, तो 4 सेकंड में तो ऊपर गई और अगले 3 सेकंड में ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। तो 3 सेकंड में जब नीचे आएगी तो जी, उसके लिए u प्लस हाफ जी और यूटी एस बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अरे तो 3 और होगा ना, जी टी स्क्वायर, यहाँ गलती कर दी थी। तो ये कितने हो गए, 3 त्रिका 9 पना 45। तो 80 में से ये 45 तो चल के और आ गई, तो यहाँ नीचे से कितनी दूरी पे है, तो नीचे से फिर 35 दूरी पे है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार फिर समझाएं, ये कुछ समझ में आपको नहीं आया, हम समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, हटाए दो या को, फिर दोबारा से समझो पूरी बात का, दोबारा से पूरी बात समझने। ठीक, यहां देखो, यहां से तुम चले, यहां तक तुम गए, कितनी दूर, 80 मीटर। यहां पे जब ऊंचाई पे पहुंच गए अधिकतम, तो अधिकतम ऊंचाई पे वेग आपको 0 होगा। ठीक है, यन कितने वेग से आप गए थे, यह आपको वेग पता नहीं है। ठीक है, गुत्ती त्वरण हमें पता है, जी को मान 2 को हम यूज कर लिए। तो पहले हमने ऐसो फॉर्मूला लगाओ जहां से हमें कहा जाए, हमें यू पता चल जाए। तो यू बरा ऐसो 2 को यू एस कह दो या एच। तो एस बराबर का फॉर्मूला, तो एस बराबर यूटी ऊपर जाने के लिए माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। एक ये फॉर्मूला है एस बराबर वी स्क्वायर माइनस, एक ये फॉर्मूला है क्या, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। अब यहाँ पे हमें टी तो पता नहीं है, जी का मान पता है 10, लेकिन टी तो पता नहीं है, तो टी वाला हम नहीं लगाएंगे, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ v का मान 0, u हमें पता करना है, -2, g का मान 10, h का मान 80। h कह दो या s कह दो, ये 80, यहाँ h मान लो, h और s एक ही होते हैं। ठीक है, यहाँ भी h कर दो, h और s ऊंचाई में लेते हैं तो दूरी को ही s कह देते हैं। तो ये 1600 हो गए, तो u का मान आ गया तुम्हारा 40, यानी कि 40 के वेग से चला और यहां तक पहुंचा तो 0 वेग हो गया। तो कितना टाइम में पहुंचा होगा, ये चीज हम निकालते हैं, कितना टाइम में। तो अब टाइम के लिए एक फॉर्मूला है, v बराबर u माइनस जी टी, ऊपर जाने के लिए। तो v का मान 0 और u का मान 40 माइनस g का मान 10 और t, तो t बराबर कितने हो गए, 4। यानी कि ये 4 सेकंड में यहां से यहां पहुंचा। हमसे पूछा गया 7वें सेकंड के बाद कितना विस्थापन होगा प्रारंभिक बिंदु, ये प्रारंभिक बिंदु है, यहां से P वाले बिंदु से कितनी दूर होगा। तो अगले 3 सेकंड में ऊपर से नीचे उतरेगा, तो यहां तक मान लो उतर आया, तो हम ये दूरी चाहिए हमें, ये दूरी। ठीक है, तो अगले 3 सेकंड में कितना उतर आया, तो अब यहां से यहां तक आने का दूरी पता करनी है, तो फिर दूरी वाला लगा दो, अब की बार ये वाला, ये तो h बराबर कितनी, या ये पूरी दूरी h मानी है तो इसको x मान लेंगे, क्या मान लेंगे, x। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर ut। अब ये यहां से लौटने के लिए, ये गति के लिए ये वेग हो जाएगा, तो ये प्रारंभिक वेग 0 और नीचे आ रहा तो प्लस हाफ जी, जी का मान कितना 10,
टी स्क्वायर। अब 3 सेकंड में आएगा क्या? 4 में तो गया, 3 में आएगा तो 9, तो ये 5, तो 9 पना 45। तो इधर से ये 45 मीटर चलाया। तो नीचे से अब कितना रह गया? 80 में 45 चढ़ाया, तो यहां से यहां तक विस्थापन ये कितना रह गया? 35 मीटर। क्योंकि विस्थापन की परिभाषा होती है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। तो अब ये 4 में गया, यहां से लौटा, तो अंतिम बिंदु ये हो गया और प्रारंभिक बिंदु ये, तो इनके बीच की दूरी 35 मीटर। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही है। तो ऐसे ये आपके हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए इस टॉपिक पे। ठीक है, तो शानदार क्वेश्चन आपने पढ़े गति के। ओके, तो आज के लिए फिर साइंस क्लास में इतना ही। ठीक है, आगे मिलते हैं हम अगली बार अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं रखेंगे। आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं, उम्मीद तो हम ऐसी कर रहे हैं, और हमारी उम्मीद पे खरे उतरना और खरे उतरने की शक्ति ईश्वर तुम्हें दे। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।